Hi everyone, I'm Anshul and I'm a faculty at the Khan Study Group. And today I'm going to make you interact with this year's topper, Mr. Nirmal Kumar, and he has secured All India rank 82. And I want to congratulate as well as thank Nirmalji that he took out his busy time to participate in this KSG Pearls of Wisdom Success Carnival Festival. And uh, I think every aspirant who start its journey to civil services finally want to get to this destiny where Mr. Nirmal Kumar has achieved. Or that's why I want to congratulate and start with the first basic question, which I think he might be hearing from every nook and corner. Like, how was the reaction of yours after getting your name in the PDF in that coveted list? इसमें ये था कि मैंने अपना नाम दिखा नहीं था क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो ऑफिस में ही था। तो दोपहर का टाइम था तो उसी समय वाइफ का कॉल आया और फिर उसने पूछा कि हैव यू सीन योर नेम। तो मैंने बोला नहीं, मैंने रिजल्ट नहीं देखा है। उस दिन इंटरनेट भी शट डाउन था मेरे ऑफिस में। तो फिर उसने बोला कि योर नेम इज देयर। तो मैंने बोला कि रैंक बताओ। तो उसको रैंक का आइडिया नहीं था तो उसने बोला कि मैंने बोला कि सीरियल नंबर देखो। तो जब उसने 82 बोला तो मैं काफी एकदम कांपने लगा था कि क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रैंक। तो फिर मैं तुरंत ऑफिस से घर आ गया उस दिन। ओके, आपने ये आपका डेडिकेशन दिखाता है कि टू ऑल दोज हु डू नॉट नो अबाउट निर्मल कुमार जी, इज अ साइंटिस्ट एट बार्क. So see the commitment. When the result came, everybody was anxious to get the result, but he was at home, and I think that's a very good thing. Your better half told you the one of the fantastic news of your life. हम्म। तो निर्मल जी, लाइक आपने पढ़ाई शुरू करी, फिर आपने इंजीनियरिंग करी. तो मेरा एक विशेष सवाल है कि सीसेट का जो पेपर होता है उसमें ऐसा क्यों लगता है कि इंजीनियर्स को एज है, लेकिन दिस टाइम आई हैव हर्ड that even engineers who do not practice were a little difficult to manage this year's CSAT paper. So do you think कि जो engineers हैं उनको थोड़ा एज रहता है, या अगर बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस नहीं करे जो क्वांट वाला सेक्शन है वो उनको भी ट्रबल करता है? इसमें यह है कि जैसे मेरा सी सेट जो था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब सी सेट दे रहा था तो मैं प्रिपेयर करके दिया था तो मेरे लिए थोड़ा आसान हुआ था। क्योंकि चूंकि मैथमेटिक्स से हम लोग वेल वर्स्ड होते हैं, काफी फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग जानते भी हैं और डिराइव भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। तो हमारे लिए थोड़ा एक एज तो है, बट इसके इसके लिए कॉम्पिटिशन नहीं होना है क्योंकि ऐसा होने से कई बार फेलियर के चांसेस आ सकते हैं। जैसे सेकेंड अटेम्प्ट में भी ऐसा सिचुएशन आया जब मैं 67 मार्क्स बस स्कोर कर पाया सी सेट में। इवन फिफ्थ अटेम्प्ट में भी इस बार ऐसा हुआ था कि मैं मतलब फेल होते होते बचा। तो जबकि मैं मैथ थोड़ा ठीक है मेरा। इसके अलावा मेरे फ्रेंड एक थे जिनका GS1 में काफी अच्छे स्कोर 100 प्लस आ रहे थे, लेकिन उनका सी सेट में 50-55 के राउंड ही रुक गया था। और जबकि वो भी इंजीनियर है, वो भी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से। तो इसीलिए अब सी सेट में भी कॉम्पिटिशन होना थोड़ा रिस्की है क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर जो है, जैसे इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। पहले क्या होता था कि एक कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे रहते थे। अभी क्या है, सिंगल कॉम्प्रिहेंशन में सिंगल क्वेश्चन रहता है और टाइम लिमिटेड है और मैथमेटिक्स भी काफी लेंथी आ रहा है। तो इसीलिए जी. पहले ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, 2 4 5 टेस्ट सीरीज लगा के जाना चाहिए, अदरवाइज एक मतलब धोखा हो सकता है वहाँ एग्जाम में। हम्म, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी निर्मल जी ने टू ऑल दोज हु थिंक लाइक दे हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड, सो दे थिंक दे आर साउंड, बट क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं. That's why it creates a problem. My another question is, like Nirmal ji, you're already working with the BARC, और scientist का काम आसान नहीं होता. I think you have to put your every energy to be there. तो I think ये मुश्किल होता है. Civil services में we need full time engagement. So how did you juggle between these two things? आपने कैसे इसको अपने जीवन में अपनाया, कैसे इससे आपने कोशिश की और आप सक्सेस की तरफ पहुंच पाया? इसमें ऐसा है कि सिविल सेवा परीक्षा की जो सिलेबस को हम देखें तो ये बहुत ज्यादा है, तो वाकई में टाइम तो काफी रिक्वायर्ड है और टाइम देना भी है। और साथ में ऑफिस था मेरा, तो इसमें मैं प्लान करके चलता था कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो उस साल मैंने ऑप्शनल मैकेनिकल रखा था। वो मुझे पता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने उस साल सिर्फ GS की तैयारी की। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया तो जब मेंस खत्म हो गया था तो नवंबर दिसंबर जनवरी में मैंने मेंस को खत्म किया।
इसमें जो मेरा रूटीन रहता था मेनली वही रहता था कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो 8.5 आवर्स जो है ऑफिस के उसको मैं पूरी तरह से करूँ और ऑफिस के काम ऑफिस में ही खत्म करूँ, सो दैट कि उसको बाद में मुझे कैरी फॉरवर्ड ना करना पड़े। और दूसरा ये रहता था कि मैं वीक डेज में 5 to 6 आवर पढ़ने की कोशिश करता था, और वीकेंड में मैक्सिमाइज करता था 12 to 15 आवर्स। तो मैं एक एक्सेल सीट मेंटेन करता था, उसमें फोरनून सेशन में मैं कितने आवर्स दे रहा हूँ और आफ्टरनून सेशन में कितने आवर दे रहा हूँ, और ये देखता था कि क्या मैं वीक में 50 आवर्स के आसपास पहुंच रहा हूँ। ये मेरे नॉर्मल डेज की प्रिपरेशन थी। फिर जब मैं मेंस के पहले 1 घंटे, सॉरी 1 मंथ का जब लीव लेता था, तो मेरा टारगेट होता था कि क्या मैं वीक में 100 आवर्स के आसपास जा पा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने टाइम को बैलेंस करने की कोशिश की, और फिर काफी आइसोलेट किया खुद को, सोशल मीडिया वगैरह को पूरी तरह से यूज करना बंद कर दिया। फिर जैसे मैं घर जाता था तो उसको भी मैंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया कि घर जाना नहीं है, घूमने नहीं जाना है, क्योंकि समय कम था तो उसमें मैनेज करना होता। आनंद, बहुत ही आपने एक साइंटिफिक असेसमेंट इसका करके बताया कि आप प्रॉपर एक्सेल शीट बनाते थे 50 घंटा व्हेन यू आर वर्किंग, और 100 घंटा। एंड वन कैन डेफिनेटली लर्न दैट द सेक्रीफाइसेस जो आपने किए हैं इसके लिए, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज व्हाट वी आर सीइंग इट टुडे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फाउंडेशंस that many students are confused कि stepping stones are NCRTs. Like in KSG, we provide school book read up, जिसमें खान सर ने it's like a crux of NCRTs. तो आप आपने NCRTs को अपने टीचिंग सॉरी अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज किया है, या यू डिडंट गो थ्रू इट, या आपने कोई जिस से पढ़ाई की है? आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटीज आर इनएविटेबल, और या हो सकता है उसके बिना? इसमें ऐसा था कि जैसे मैं बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया हूँ, तो एनसीईआरटी मैंने बचपन में कभी पढ़ा नहीं। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इनिशियली सबसे पहले जो चीज मैंने उठाया वो एनसीईआरटी ही थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं 5 फिल्म्स दिया हूँ, हर हर फिल्म से पहले मैंने एनसीईआरटी लगभग 3 से 4 बार पढ़ी, चाहे मुझे आता हो चाहे ना आता हो। तो अभी क्या है कि मैं इतना ज्यादा उस एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर चुका हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल चुका हूँ कि वो अपने आप में एक नोट्स है, और उसको अभी भी मैं बार बार रिपीटेडली रिवाइज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी टू इनएविटेबल है, स्पेशली ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए। आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन सा फैक्ट डायरेक्टली पूछ देते हैं उससे। और सिर्फ फैक्ट की बात नहीं है, बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी एनसीईआरटी से ही आएगी। इसके अलावा आप कौन सी बुक रेफर करेंगे, कोई बुक अपने आप में कंप्लीट है नहीं। तो एनसीईआरटी आप एक को आपको एक फाउंडेशन बना के देगा, जिससे आप बेसिक चीजें लर्न करने के साथ साथ फिर उसमें आप एड ऑन कीजिए। और मेरा सजेशन तो यही है कि एनसीईआरटी में ही काफी स्पेसेस होते हैं, आप उसी के टॉपिक में वहीं पे ऐड ऑन कर दीजिए, वहीं पे अपने हैंड रिटन नोट्स उसी में लिख दीजिए, और फिर उसी को रिवाइज कीजिए। तो एनसीईआरटी इसलिए काफी अहम हो जाता आपने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग इन इट व्हाट निर्मल सेड, कि एनसीईआरटीज जो है हमारी उसका एक तो निर्मल जी ने कहा है कि वो फाउंडेशन है, वो फैक्ट्स भी दे रहा है, वो आपके कॉन्सेप्ट भी बना रहा है। एंड टू ऐड वन मोर थिंग, यूपीएससी उससे डायरेक्टली कई बार वर्बेटिम क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। तो वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू। नाउ चूंकि आप जॉब में थे निर्मल जी, तो एक समस्या ये आती है कि मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग, एंड राइटिंग इज नॉट वी कैन राइट इन माइंड, एटलीस्ट वी हैव टू पिक अप द पेन, सो वी हैव टू पेन डाउन द थिंग्स। तो आप मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या रूटीनली कुछ क्वेश्चंस लिखते थे, या जब आप मेंस के पहले 1 महीने की छुट्टी लेते थे देन यू ट्राई टू डू इट? क्योंकि हेयर इन केएसजी व्हाट यू वी डू इज लाइक एवरी डे सॉर्ट ऑफ, हम हमारे जो फाउंडेशन क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर देते हैं लिखने के लिए कुछ ना कुछ, कभी एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद पीओडी दे रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स राइटिंग प्रैक्टिस हर फोर्टनाइटली हम करा रहे हैं। तो चूंकि आप जॉब्स में थे, तो क्या आपने डेली आंसर लिखा है, या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग की थी आपने? कैन यू प्लीज शेयर दैट? है। इसमें यह था कि इनिशियली मैं डेली आंसर राइटिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे क्या है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या है कि आपको कंटेंट मिलता है, और कंटेंट कंटेंट मिलता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मेरे साथ क्या था कि मुझे पहले कंटेंट क्रिएट करना था अपने लिए। तो जब मेरा कंटेंट क्रिएट हो गया, तो मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप हुआ था, मैंने उसमें आंसर लिखने चालू किए। तो जब मैं आंसर लिख रहा था तो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कंटेंट का कमी है, तो फिर मैंने सेल्फ नोट्स को और थोड़ा अपग्रेड किया। और उसके बाद जब मैं आंसर लिखने लगा, स्पेशली मैं टेस्ट सीरीज जब लिया था, तो टेस्ट सीरीज में जब मैं आंसर लिख रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं टाइम पे कंप्लीट कर पा रहा हूँ आंसर क्वेश्चन पेपर को।
तो आंसर राइटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तभी आना चाहिए जब आपके पास कंटेंट हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिए और फिर आंसर राइटिंग के लिए जा रहे हैं। उसमें क्या है कि हम्म, सेटिस्फैक्टरी, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे कि हमने अच्छा आंसर लिखा है कि नहीं। इसीलिए अगर जैसे क्लासरूम में उस चीज को पढ़ाया गया है, तब तो वो बेस्ट टाइम है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर्स को लिख लें। क्योंकि जो चीज पढ़ाया गया, अगर आपने उसको खुद से लिख लिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में रहेगा। फिर उस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम हॉल में आते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम्म। वो बेस्ट तरीका है। I think knowledge clubbed with practicing is what you are यस focusing यस upon. यस। अच्छा, आप एक आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि चूंकि आप साइंटिस्ट हैं और बहुत सी चीजें पेपर 3 की बहुत ही डायनेमिक रहती हैं। सो एक इस साल ये ट्रेंड मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, दैट दे आर गेटिंग लेसर मार्क्स इन पेपर 3. हम्म। Many students are not, I can't say ki happy, but not satisfactory with the number of marks that they have got. So did your this background of science help you somewhere in the questions dealing with the science and technology portion, which is very dynamic? And since everyone go through the same source of newspaper, but nobody is working with the bar, तो कुछ ऐसा आपको उसमें एज मिला है, बेनिफिट मिला है क्या पेपर 3 के साथ? नहीं, इस बार पेपर 3 में मेरे भी काफी स्कोर ऐसे हैं कि जिससे, मतलब क्योंकि मैं जिस तरह से लिखा था, मुझे लगा नहीं था कि इतने कम स्कोर आएंगे। हम्म, जहां तक मेरे जो वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड है, तो जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता था, जैसे मैं जब एक बार पेपर 1, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहा था, उस समय न्यूक्लियर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि फ्यूचर क्या है, क्या चैलेंजेस हैं। तो जी, मैं उसमें काफी कंफर्टेबल था, और उस साल मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। बट वही बात हो जाती है कि आजकल साइंस एंड टेक भी इतना डायनामिक हो गया है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इस बार वैक्सीन डेवलपमेंट पूछ दिया था, और जी, वो टेलीस्कोप के बारे में पूछ दिया था। तो जी, इसलिए वही है कि अभी सिर्फ एज एज तो रहता है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको डेडिकेटेडली आपको टाइम देना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट को भी, अदरवाइज आप लूज कर सकते हैं। जी, जी. My next question is related to the paper 4 of GS, ethics. Ethics की केस में निर्मल जी, many students are not very comfortable. They are seeing dearth of source. है तो बहुत सारा है, तो समझ में नहीं आता कहाँ से आता है. तो आपने एथिक्स के पेपर में कैसे प्रिपेयर किया, और उसमें जो केस स्टडीज के लिए आपने अप्रोच कुछ अलग बनाई, या आपका क्या अप्रोच था टुवर्ड्स द पेपर 4 ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम? एथिक्स पेपर 4 के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं भी इसमें बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा था। जब फर्स्ट 2 अटेम्प्ट थे, तो मैंने 2 एथिक्स के पेपर लिखे। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज भी जो लिया था, उसमें लगभग 4, तो टोटल 6 पेपर जो मैंने लिखे, मेरे कंसिस्टेंटली 82 to 84 के बीच में मार्क्स आ रहे थे। तो एथिक्स मेरा वीक था आंसर राइटिंग के लेके। कंटेंट मैंने भी ऐसे ही इधर उधर कोचिंग के मटेरियल वगैरह से ही पढ़े थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉब्लमेटिक है। तो जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि चलो ये मेरे लिए प्रॉब्लम एरिया है, तो फिर इसमें मैंने क्या किया था कि फिर मैंने अपने कंटेंट को फिर से वो किया। और इस बार मैं क्या कर रहा था, जो करंट अफेयर से जो चीजें मिल रही थी कि जैसे कोई भी केस स्टडी है। जैसे कई एक बार प्रेसिडेंट जी गई थी यूपी में किसी स्टेट में, तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस ने एक एम्बुलेंस को जाने के लिए उनका काफिला को रोका था। तो इस तरह के कुछ केस स्टडीज से जो न्यूज में आते रहते हैं, तो इसको मैं लिख के अब रखना चालू कर दिया था इस अटेम्प्ट के हम्म, लिए। उसके बाद क्या किया मैंने कि चूंकि आंसर राइटिंग मुझे दिक्कत हो रही थी और केस स्टडी में भी दिक्कत हो रही थी, तो ऑनलाइन बहुत सारे टॉपर्स के जिन्होंने क्वालिफाई किया इस एग्जाम को, जिनके एथिक्स में अच्छे मार्क्स थे, उनके पेपर मिलते हैं। मैंने उनके पेपर को लिया। फिर मैंने देखा कि वो लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, वो लोग आंसर को किस तरह से लिख रहे हैं, इवन जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे और जो केस स्टडीज था। और फिर उसके हिसाब से फिर मैंने अपने चीजों को मोल्ड किया। और इवन जो केस स्टडीज थी, उसमें मैंने थियोरेटिकल डायमेंशन लाना चालू किया। जैसे अगर मान लीजिए उसमें बोलता है कि किस तरह की वैल्यू इस केस स्टडी में आप किस तरह की वैल्यू अपहोल्ड करेंगे। तो अगर उसमें मैंने कुछ सेलेक्ट किया है, तो फिर मैंने उसमें ये लिखता हूँ कि ये कांत की वैल्यू को अपहोल्ड करता है, या यूटिलिटेरियन अप्रोच को अपहोल्ड हम्म. करता है, या जो भी इंडियन कोई स्कॉलर्स हैं उनको। तो इस तरह से क्या है कि मुझे लगता है और उसके धीरे धीरे मेरा इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ। और इस साल मेरे एथिक्स में मुझे लगता है मैंने काफी इंप्रूवमेंट किया अपने विगत के परफॉर्मेंस। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये तो सुना था. विद इन वन सब्जेक्ट आपने बोला है. और ये मैं भी सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि जो भी टर्म्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस हो, या आपका एप्टीट्यूड हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, यूपीएससी वांट्स यू टू लर्न दैट.
और अगर आप उसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट देयर। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्योंकि हम केस स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो केस स्टडीज आई थिंक पेपर 2 में या पेपर 3 में या पेपर 1 में भी सोशल इश्यूज में, डू यू थिंक वो मदद करता है केस स्टडीज? जैसे आई एम वेरी ग्लैड कि आपने बहुत माइन्यूट चीज ऑब्जर्व की, और एक जो चीज सीखने वाली है बच्चों को कि यू यू टोल्ड दैट प्रेसिडेंट वेंट टू उत्तर प्रदेश एंड सम पुलिसमैन स्टॉप, सो एक्चुअली ही गेव रेफरेंस टू द ड्यूटी। तो ऐसा आपने लिखा है, इसके लिए आपको वेरी, आई मीन, वेरी नाइस स्टेप टू टेक विथ। तो क्या आपने केस स्टडीज जो आपने लिखी, सिंस यू हैव कलेक्टेड दोस टेस्ट केस, तो डिड यू यूज दोज केस स्टडीज इन एनी अदर पेपर ऑफ मेंस, कहीं पे जहां हो सकता था आपने यूज किया था? इफ यस, कैन यू शेयर वन और एग्जांपल? जैसे इसमें मैंने काफी सारे एग्जाम का तो भी पर्टिकुलरली मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने एक दो इंसिडेंट में यूज किया है अच्छे से। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है और उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे। इंटीग्रेटेड जी। फार्मिंग पे आया था, हम्म। या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जैसे बहुत जगह पे सक्सेसफुल केस स्टडीज थे जो मैंने नोट डाउन किए थे और उसका मैंने तैयार किया था। एक्चुअली इसमें क्या है कि मैं हर थीम वाइज कुछ ना कुछ केस स्टडी प्रिपेयर किया था। जैसे पॉवर्टी है या वुमेन है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, इंटरनल सिक्योरिटी है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में था कि कई जगह पे एग्जाम्पल से छत्तीसगढ़ में काफी सारे जो नक्सल्स लेफ्ट थे में। उन्होंने जी। सरेंडर किया था, तो उन सब की केस स्टडीज को मैं थीम वाइज बना के रखा था अपने पास। मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट था, उसमें मैं सबको इंडिविजुअली बना के रखा था और उसको प्रॉपरली GS1 में, GS2 में, जहां भी वो अप्रोप्रिएट होगा। और इसके लिए क्या है ना, ये आप बना के तो सभी रख लेते हैं, सबके पास कंटेंट आ जाता है, बट वो ये कि रिपीटेड रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे ना तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और फिर क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ना पहले टेस्ट सीरीज में भी करके देखना चाहिए। जैसे आप जैसे आपके कोचिंग में मान लीजिए डेफिनेटली सिखाया जाता है, केस स्टडी बताया जाता है, इवन जी। GS2 में, GS3 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बताए जाते हैं। तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, भले ही आप देख के लिखिए, लेकिन कम से कम उसको एक बार लिखने के प्रयास में लाइए, अदरवाइज आप उसको एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बहुत सही आपने बोला है, एकदम सही बात है कि केवल जॉट डाउन करना चीजें जरूरी नहीं है। मतलब आप लिख रहे हैं और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन, वो कहते हैं ना कि प्लानिंग नॉट इम्प्लीमेंटेड इज प्लानिंग वेस्ट। अगर आपने प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं की तो वो कोई काम की नहीं है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, कि आपने पहले, आपने बताया कि आप मैकेनिकल के साथ गए, then you picked up one of the most favorite subject these days which students are picking up, being an engineering student। आप एंथ्रो के साथ कैसे अपने आप को कंफर्टेबल कर पाए, लाइक एंड आपको एंथ्रोपोलॉजी से, क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट है, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आई हैव सीन दिस, कि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, पेपर 1 और उसका पार्ट ए, आई थिंक वो बड़ा मार्क्स गेनिंग है, लेकिन वो बच्चे उसको कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा मुश्किल जाता है पढ़ना। तो आपके केस में क्या रहा? मतलब क्योंकि आप भी इंजीनियरिंग के, तो एंथ्रो आपके लिए कंफर्टेबल था? अगर कंफर्टेबल था तो स्पेशली हाउ डिड यू डील विद द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी? इसमें जो जैसे मैकेनिकल से जब मैं एंथ्रोपोलॉजी गया तो एक तो था कि इसमें काफी स्टूडेंट ले रहे थे, मार्क्स आ रहे थे, वही रीजन से शायद मैं भी गया। लेकिन मैं जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो एक्सेप्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मुझे सारी चीजें ठीक लग रही। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मैं थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और उसका कंटेंट भी और उसका सोर्स भी सही, मतलब पूरी तरह से कंसोलिडेटेड नहीं है। तो फर्स्ट जब मैं अटेम्प्ट दिया था, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में जब एंथ्रोपोलॉजी लिख रहा था, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मेरा बहुत अच्छे से तैयार था नहीं। मैं फिर भी पेपर दिया, तो उस साल फॉर्चुनेटली शायद मैं बच गया और स्कोर अच्छे आ गए। लेकिन इस साल जब मैं जा रहा था तो मैंने ये सोचा था कि चूंकि एग्जाम ये मैं लास्ट समझ के दे रहा था, तो मैंने सोचा था कि इस बार कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना। तो फिर मैंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी जो ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल थे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, मैंने उसको कंपाइल करना चालू किया। और कंपाइल जब खुद, तो इसमें कंपाइल के दौरान मैंने क्या किया कि खुद से सारे नोट्स को लिखा, मतलब एक नोटबुक में। उससे क्या हुआ कि जब मैंने खुद से उस चीज को लिखा तो मुझे आधी चीजें समझ में आने लग गई। फिर मैंने उसको रिपीटेड रिवीजन किया। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल शुरू से नहीं था, तो मैंने उसको कंसोलिडेट करके बार बार रिपीटेडली रिवीजन किया और फिर मैं एग्जाम में लिखने गया। तो ऐसे करके मैंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी लिख दी। आपने, डिड यू यूज डायग्राम्स हम्म। एंथ्रो पे? एंथ्रोपोलॉजी में इस बार, इस एंथ्रोपोलॉजी बस में नहीं, इस बार मैंने GS1 GS4 तक में और एंथ्रोपोलॉजी में भी डायग्राम्स का बहुत इस्तेमाल किया, ब्लॉक डायग्राम्स का,
मतलब जहां जहां कहीं भी डायग्राम मुझे दिखता था ना, मैं उसको वो कर लेता था, क्योंकि बहुत सारे आप मटेरियल में देखिए, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें वो डायग्राम बहुत सारा दिखाते हैं, तो मैंने उसमें से 5-6 डायग्राम को पिक कर लिया था। और मैं जहां भी, जैसे हम्म, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में चैलेंजेस भी लिखना है और वो भी लिखना है अपॉर्चुनिटीज, तो उसमें कैसे उस डायग्राम का यूज करें, उस तरह से डायग्राम को यूज कर करके मैंने, क्योंकि इससे क्या है कि आंसर थोड़ा एक अच्छा प्रेजेंटेशन में भी दिखता है और पढ़ने में भी आसान होता है जो चेक करने वाला, जी उसका जी। इस्तेमाल किया। और एंथ्रोपोलॉजी में मैंने क्या किया कि जितने भी डायग्राम्स थे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में खास करके, जैसे नियंडरथल मैन और इन सब का जितना भी था, उसके बाद जो एक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हाँ, सबका सबका डायग्राम मैंने एक जगह कंसोलिडेट कर लिया था। और फिर एग्जाम से पहले उसको बार बार रिवाइज कर रहा था, और सिर्फ रिवीजन नहीं, मैं उसको एक रफ पेज में हमेशा बनाता भी था, स्केच हमेशा बनाता था, और जो भी उनके कंपोनेंट्स थे उसको लिखता था कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। तो डायग्राम का सही में बहुत अहम योगदान है। So very important advice Mr. Nirmal gave कि डायग्राम्स पीपल थिंक कि वो शुरू में साइंस में यूज होता था, यूपीएससी इज नाउ मोर अबाउट प्रेजेंटेशन डायनामिज्म, और उसमें ये सब काम आता है. Now coming to the last leg of our interview, and the last type of thing which comes is also personality test in this exam. So how was your experience overall in this 2022 interview? कैसा रहा आपका इंटरव्यू? एक्चुअली क्या था कि मैं शुरू से ही इंटरव्यू से थोड़ा मतलब डरता था, क्योंकि शायद जो भी रीजन रहा हो, बट इस बार जब मैं इंटरव्यू देने गया तो जो बोर्ड था वो बहुत ही कॉर्डियल था, उसने जो क्वेश्चन पूछना शुरू किए वो काफी अच्छे तरीके से था, और मैं भी काफी ईज से आंसर दे पा रहा था। इसमें क्या था कि एक्चुअल में इंटरव्यू से पहले मैं जैसे खान सर से मिला था, तो उन्होंने मेरे स्ट्रेंथ को तो बताया, साथ ही उन्होंने ये बताया कि कुछ चीजें जो नहीं करनी है आप, उस चीजों को ध्यान में रखना है। तो मैंने उन सब चीजों को ध्यान में रखा, और जो क्वेश्चन मुझे आ रहा था उसको मैं बहुत पोलाइटली आंसर कर रहा था। जो मुझे एक दो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा था, मैं उसमें सीधा पीछे हट गया और बोला कि मुझे इसमें और पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। तो मैं इस तरह से, इंटरव्यू मेरा हाफ एन आवर चला और काफी कॉर्डियल बोर्ड था। जो क्वेश्चंस, कुछ मेरे डैब्स थे और कुछ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और कुछ मेरे वर्क बैकग्राउंड से थे। तो काफी इजी, इजी तो नहीं, मतलब काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जिसको मैं बहुत ही पोलाइटली आंसर कर पाया। कोई ऐसा बाउंसर भी था जिसको खेलने में मुश्किल आई आपको? बाउंसर एक ये था कि जैसे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ओके। उनका आंसर किया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इसमें ऐसा नहीं हो जाएगा कि 15 साल में आप व्हीकल को स्क्रैप करने की के रूल बना रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो कि नॉर्मल आदमी है, और वो 15 साल में उसकी गाड़ी मात्र 50,000 या 1 लाख किलोमीटर चली है, और उसकी गाड़ी अभी पूरी तरह से ओल्ड भी नहीं हुआ है, बट फिर भी आप उसको स्क्रैप कर रहे हैं। तो मैं इसमें बोल रहा था कि इसमें सर शायद ये प्रोविजन है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उसका इशू होगा, और अगर ऐसा हो तो 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं पता है। तो फिर मैं इस पे बोल दिया कि सर शायद मैं गलत पढ़ लिया हूँ, तो मैं एक बार फिर से इसको रिविजिट करना चाहूंगा। इट इज वेरी पोलाइट वे टू आंसर. So, आपकी क्या मतलब what are the weakness that Khan sir told कि इसको नहीं करना है? Can you share with the aspirants so that they also get to know कि ये चीजें important है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए? इसमें जैसे दो तीन चीजें यही थी कि जैसे कई बार होता है ना कि सॉरी सर आई डोंट नो, तो सॉरी जब भी बोलते हैं तो उसको भी पोलाइट वे में ही बोलना है। ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता है तो क्या। तो उसको जैसे बाद में रियली सॉरी या इस तरह से उसके साथ। ओके. दूसरा था कि एब्रप्टली कुछ भी नहीं वो करना है, थोड़ा रुकना है, क्वेश्चन आया तो कुछ देर पॉज लेना है, फिर आंसर को मन में स्ट्रक्चर करना है। पहले क्या था कि चूंकि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी, 5 साल से तैयारी कर रहा था, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड माइंड में थी। तो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बिहार के फ्लड को कैसे टैकल करेंगे, ये क्वेश्चन आया था मेरे मन में। तो अगर मैं जैसे पहले मैं क्या करता कि 5-6 पॉइंट्स गिना देता। ये अभी भी वो होता है, 5-6 पॉइंट गिना सकते हैं, लेकिन उसका कैसे सीक्वेंसिंग करनी है। ये नहीं कि जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पहले बोल दे रहे हैं आगे, जो जी. इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पहले बोलें। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें थी जो उन्होंने बताई थी, और मैं उसको फॉलो किया था। ओके. अब दो लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क. एक तो सिंस यू आर मैरिड, सो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली का रोल कई बार मैरिड लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट यू आर वन सच एग्जाम्पल जो इन दिस मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ होते हुए जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है,
तो डू यू वांट टू शेयर समथिंग कि दैट योर बेटर हाफ सिंस शी टोल्ड यू द रिजल्ट, तो उनका क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में आपकी प्रिपरेशन को ईज आउट करने के लिए? इस जर्नी में जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था तो कोविड की वजह से मेरा हेल्थ पूरी तरह से खराब हुआ था, और फिर मेरा वो मीन्स अच्छे से हुआ नहीं। फिर मैं शादी हुई उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स ऐसे ही दे रहा था, मतलब मैंने तैयारी नहीं की थी, किसी साल शादी हुई थी तो 10-15 दिन पढ़ के मैंने एग्जाम दिया था, और मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो मैं पूरी तरह से वो हो गया कि अब तो मुझसे होगा नहीं। शायद अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ था। फिर ऐसे 2 महीने ऐसे ही बीता, फिर जनवरी हम लोग घूमने गए। घूमने के दरमियान ये मतलब वाइफ ने ऐसा बोला कि सिंस इट्स योर ड्रीम, तो एक बार अच्छे से इसको दो, मतलब एक बार अच्छे से दो ताकि फेलियर में भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, कि चलो हम्म। फेल हो गए। तो फिर मैंने प्लान किया और उसने साथ दिया। फिर उस बीच मेरा हेल्थ भी डिटोरिएट हुआ, तो उसने काफी हेल्थ का ध्यान जैसे उसको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, सी इज ऑल्सो एन इंजीनियर, बट उन्होंने सोचा कि नहीं पहले हेल्थ को देखना है। तो वही बात है कि सेक्रीफाइस मेरे से ज्यादा उनका भी रहा। और हम्म। फिर उन्होंने हेल्थ का पूरा ध्यान रखा। और जैसे कई बार एग्जाम के बीच में भी मैं डीमोटिवेट हुआ जब मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते थे, तो ऐसा लगता था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बट सी टोल्ड कि नहीं होगा, अभी फिर से ट्राई करो। जैसे छुट्टी लेने की बात थी, तो मैं जनरली 40-45 डेज लीव लेता हूँ ऑफिस से, क्योंकि उससे ज्यादा लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो बट उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अगर लेना ही है और लास्ट अटेम्प्ट सोच के देना है तो 60 डेज का लीजिए। तो इस तरह से काफी जगह सजेशंस काम आए, और काफी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से इंटरव्यू तक मिला। और उससे काफी वही अंडरस्टैंडिंग का है, उन्होंने इस चीज को समझ लिया और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। आई थिंक आपके अंदर जो थ्रस्ट था उसको वापस री इन्वेंट करने का काम मैडम ने किया है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर एज वेल। और लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सिंस यू सेड दिस दैट इट इज वन ऑफ योर चाइल्डहुड ड्रीम, शायद मैंने ऐसा सुना अभी, तो चाइल्डहुड ड्रीम है तो मतलब क्या कारण था? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन या व्हाट आर द रीजंस that built this dream in your mind that one day Nirmal Kumar will be a civil servant serving in different capacities for India? इसमें ऐसा था कि जैसे बचपन में मैं क्या है, बचपन से ही मैं अपने घर से दूर रहा हूँ। पहले क्लास 1 या 2 से ही शुरू में चाचा जी के घर में रहा, फिर अपने बड़े जीजा जी के घर में रहा, तो ऐसे ही था। तो मेरे जो बड़े जीजा जी थे उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, उन्होंने 2 बार मेंस लिखा था। तो मन में था, लेकिन उस समय इतना सीरियस मैं नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब मैं धीरे धीरे ये था कि इंजीनियरिंग कर ली, अब घर के फाइनेंशियल कंडीशन को भी वो करना है, ध्यान रखना है। तो जब मुझे जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद जब मैं सेटल हो गया पूरी तरह से, फिर उसके बाद अचानक एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मुंबई में रह रहे हैं अभी, काफी अलूफ हो गए हैं अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी से, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड वे में काम करते थे। तो धीरे धीरे ये चीज दिमाग में था कि कहीं ना कहीं एक बार ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। और फिर वो 2017 में वो हुआ स्टार्ट करना, मैंने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, और जो अभी कंप्लीट हुआ 2022 में आके 5 साल की जर्नी का। Okay, okay. So I hope you are getting IPS. पता नहीं सर, अभी तो टफ वेटिंग है, है, एटी अभी टू इसका नहीं। ईयर्स लेट्स सी, वी होप कि आपको आपकी डिजायर्ड सर्विस भी मिले। एंड at last I want to thank you for sparing time for us, and I, behalf of entire KSG family, want to thank you for being associated with us in some manner or so, and my best wishes to you for your future endeavors. You have already committed your good work with the bark, and I know अब आप एक शिफ्ट करेंगे, so मेरी पर्सनल बेस्ट विशेस आपको निर्मल जी। थैंक यू सो मच एंड आई होप गॉड विल ब्लेस यू। बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।